नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद ऐसा लगने लगा था कि दुनिया का विभाजन पूर्व और पश्चिम में ये इतिहास की बात हो चुकी है। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच अंतर धूमिल पड़ने लगा था और ये लगने लगा था कि मूल रूप से हम सब एक ही हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री फ्रांसिस फुकुयामा ने ये कह दिया था कि इतिहास का अंत हो चुका है, यानी जियोपॉलिटिक्स में अब ऐसे मुद्दे ही नहीं बचे हैं जिनको लेकर युद्ध किया जाए और इतिहास को लिखने की ज़रूरत पड़े। किंतु रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पुरानी यादें दुनिया को फिर से याद आने लगी हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में जो दुनिया ने झेला था उसकी आहट कहीं ना कहीं फिर से सुनाई देने लगी है। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि इतिहास में हर घटना दो बार घटित होती है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक व्यंग के रूप में। तो यूक्रेन पर रूस द्वारा किया गया ये आक्रमण कहीं नए शीत युद्ध का आगाज तो नहीं है? आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी प्रश्न पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज की वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होने वाली है। इसमें ना हम प्रेजेंट की सिचुएशंस पर बात करेंगे बल्कि पास्ट में आज के परिस्थितियों के बीज जहाँ छुपे हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। शीत युद्ध कैसे हुआ था, उसकी क्या एक विकास जो है उसका हमें देखने को मिला था और कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, मार्शल प्लान क्या है, आयरन कर्टेन के संदर्भ में यूज किया गया था और बर्लिन की दीवार बनाने और टूटने के क्या कारण रहे थे, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति आईएएस की ओर से इतिहास वैकल्पिक विषय पर श्री अखिल मूर्ति सर के निर्देशन में एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। शीत युद्ध एक ऐसा समय जब दुनिया दो मुख्य विचारधाराओं में बट गई थी। इसका कहीं से तो शुरुआत मानी गई होगी। तो देखिए, पोलैंड के बीच में एक ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई कि वहां से हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि शीत युद्ध का आरंभ हुआ। डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन देखिए, रूस का हमेशा से ये मानना रहा है कि नाटो हमारी सीमाओं के लिए खतरा है। तो जब बर्लिन की दीवार खत्म हो गई थी तो नाटो को चाहिए था कि वो जिस उद्देश्य के लिए गठित हुए थे अब वो पूरा हो चुका है तो वो थोड़ा एक पीछे हट जाए। साथ ही वो यूएसएसआर के टाइम पे जो छोटे छोटे देश अलग होकर आज़ाद हुए थे उनको अपने खेमे में मिलाकर बार बार रशिया की इंसल्ट करने जैसे या रशिया को प्रोवोक करने जैसे कदम ना उठाए। लेकिन यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जैसे ही बातचीत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने लगी तो रशिया ने एक बार में ही इस मुद्दे का समाधान करने का अपना इरादा पक्का कर लिया और इसी संदर्भ में आज की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, आज के टाइम में जो कुछ भी चल रहा है इसके बीच कहीं ना कहीं हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो डीन हैं श्रीकांत कोडापल्ली, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच शांति युद्ध को फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने आगाह किया है कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाई चीन को भी गलवान घाटी जैसी कार्रवाई करने पर प्रेरक कार्य जो है कर सकती हैं। हाल ही में देखिए, कुछ एस्टैब्लिशमेंट ऐसे हुए हैं या कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनके बेस पर मैं आज आपके सामने ये बोल रही हूँ कि शीत युद्ध कहीं फिर से तो नहीं आने वाला। वो क्या डेवलपमेंट्स हैं?
पहला देखिए, जो बेलारूस है, यहाँ पर बेलारूस की लोकेशन है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वेस्टर्न कंट्रीज एक ओर तो पोलैंड और लिथुआनिया को वेपन्स की सप्लाई करती हैं, दूसरी ओर वो चाहती हैं कि हम निष्पक्ष बनकर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेलारूस, जो कि रशिया की सैटेलाइट स्टेट के रूप में कहीं ना कहीं काम करता है, उन्होंने अपने आप को परमाणु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब ये है कि अब जो रशिया है वो बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकता है। पहली मुख्य डेवलपमेंट यही हुई है। दूसरा क्या हुआ है, अमेरिका ने रूस में जो अपने नागरिक थे उनको तत्कालीन तौर पर वहां से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं। तीसरा घटनाक्रम ये हुआ है कि देखिए, शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि यूएसए पर कितना भरोसा किया जा सकता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, रूस ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपना सपोर्ट दिया था कि आप आगे बढ़िए, झुकिए मत, बातचीत मत करिए, हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में आक्रमण हुआ तो रशिया के सामने यूएस ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से जो है बचना चाहा, और वो युद्ध के मैदान पर यूक्रेन की हेल्प करते हुए कम से कम अभी तो नहीं दिखाई देते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई वो ये है कि देखिए, चीन और रशिया आपस में हाथ मिलाकर एक नया फ्रंट बनाते हुए दिखते हैं। वहीं यूएस जो है इंडो पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी पर चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक फिर से आमने सामने आ गए हैं, और इसी से कहा जा सकता है कि शायद शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, या यह शीत युद्ध की शुरुआत होने का आगाज है। आइए अपनी वीडियो के माध्यम से चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, यूक्रेन की हालिया स्थिति है जहां पर क्रीमिया से, साथ में जो सेपरेटिस्ट के द्वारा हेल्ड किया गया एरिया था वहां से, और नॉर्थ से जो है हमला रूस के द्वारा किया गया है। अभी यूक्रेन जो है अकेला ही मैदान पर जूझ रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कुछ भाषणों के अलावा, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाने के अलावा, कुछ पैसे और हथियारों से मदद करने के अलावा कुछ ठोस कदम तो नहीं उठाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के बारे में भी अगर बात करें तो इंडिया ने वहां से अब्सटीन कर लिया है, यानी कि भारत यूएसए पर अभी भी उतना भरोसा नहीं करता है जितना कि वो रशिया पर करता है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम कभी और बात करेंगे कि इंडिया के लिए आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इसके क्या निहितार्थ हैं। ठीक है, यूक्रेन इस स्थिति में कैसे पहुंचा, इसको समझने के लिए यूक्रेन का इतिहास जानना जरूरी है। देखिए, जो पोलैंड था, ठीक है, अगर आप इसकी मैप में लोकेशन देखेंगे, पूरी कहानी को हम मैप के थ्रू ही समझते हैं। देखिए, ये रशिया का यहाँ पे बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा यूक्रेन है, और ये जो है पोलैंड है। तो देखिए, हुआ क्या था, रूस में जारशाही शासन समाप्त हुआ और इन्होंने साम्यवादी विचारधारा वाली गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश की। इन्होंने ये घोषित कर दिया कि साम्यवाद को पूरे दुनिया में बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। इससे पूरा यूरोप, वेस्ट जो है अलर्ट हो गया, और इन्होंने रशिया को कंटेन करने की, रशिया से बचने की जो है नीतियों पे काम करना शुरू कर दिया। अब मॉस्को को टैकल करने के लिए कोई मैदान तो चाहिए, उस मैदान को अगर अपने यहाँ से अलग हटके कहीं और कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि नुकसान अपना नहीं होगा। तो उस मैदान के रूप में उन्होंने दो कंट्रीज चुनी, पहली थी पोलैंड जिसकी लोकेशन ये है, और दूसरी यूक्रेन। यही दो कंट्रीज क्यों चुने गए, क्योंकि देखिए रशिया की बाउंड्री से ये एकदम पास पड़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिटलर था इसने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पोलैंड क्योंकि शुरू से ही रूस का कट्टर दुश्मन रहा था, पुराने इतिहास में अगर हम जाए तो रूस ने जो है वेस्टर्न कंट्रीज के मित्र देश के रूप में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले क्या हुआ, अब हम वहां जाते हैं। देखिए,
हुआ ये था कि जब यूरोप को मॉस्को को रोकने के लिए एक मैदान चाहिए था, तो उन्होंने पोलैंड और इसके साथ साथ यूक्रेन में दखल देना शुरू कर दिया। 1918 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उससे जैसे देखिए एक साम्यवादी सरकार बनी थी, ठीक है, और यूरोप और अमेरिका यूएसएसआर के प्रभाव से अपने पड़ोसी देशों को मुक्त रखना चाहते थे। ये डर और अविश्वास की खाई जो गहरी होती जा रही थी, ये और ज़्यादा बुरी हो गई जब 1918 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन, उन्होंने क्या किया, जो मौजूदा पॉलिश गवर्नमेंट थी पोलैंड में, उसको बनाया, अपनी मर्जी की सरकार वहां लेके आए। और उस टाइम पे पोलैंड की इस गवर्नमेंट के पास, या आप कह सकते हैं पोलैंड के पास, जो यूक्रेन था इसका जो वेस्ट वाला हिस्सा था इस पर अधिकार था, ठीक है। तो यानी कि पोलैंड में अपनी मर्जी की सरकार बैठाई, और उससे इनको क्या फायदा हुआ, पोलैंड पे तो इनका एक तरीके से ग्रिप मजबूत हुई, साथ ही वेस्टर्न यूक्रेन पर भी इनका प्रभाव जो है मजबूत हुआ। ये हुआ। इसके बाद देखिए जो पूर्वी यूक्रेन था, ये कहीं ना कहीं जो रूसी राजशाही थी उसका एक पार्ट था, ठीक है। ये वेस्टर्न यूक्रेन है, ये आपका जो है ईस्टर्न यूक्रेन है, ये क्या है, राजशाही का एक पार्ट था। जब इन्होंने ये देखा कि यूरोपियन शक्तियां जो है हमें घेरने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो सेपरेटिस्ट थे उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बेसिकली हुआ ये कि जब यूक्रेन पे कब्जे को लेकर जो सोवियत संघ था और साथ में अमेरिका और यूरोप समर्थित जो पोलैंड था, उसमें 1919 से लेके 1921 तक युद्ध होना शुरू हो गया। यानी कि यूक्रेन किसका होगा, इस बात पर दो शक्तियों में लड़ाई हुई, एक तो था यूएसएसआर और दूसरा पोलैंड। लेकिन ये एक्चुअली पोलैंड नहीं था, इसके पीछे अमेरिका और यूरोप था, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कुछ खास हो नहीं पाया, जो लाल सेना थी यूएसएसआर की वो अपनी कुछ बढ़त बना नहीं पाई, बल्कि हारती ही नजर आई। तो फिर इस सब के फलस्वरूप एक चीज हमारे सामने आई जिसको बोलते हैं रीग की संधि। इस रीग की संधि के द्वारा यूक्रेन को बिल्कुल फंडामेंटली दो भागों में बांट दिया गया। जो बड़ा भाग था वो यूएसएसआर को मिला, और जो दूसरा भाग था वेस्टर्न वाला वो जो है पोलैंड को मिला, जिस पे प्रभाव किसका था, यूरोप और अमेरिका का। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ से देखिए फिर क्या हुआ, इस पोलैंड वाली जो घटनाक्रम से जो है यूक्रेन का एक इतिहास निकल के आता है, यानी कि यूक्रेन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। अब आता है वर्ल्ड वॉर। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। रूस क्योंकि पोलैंड से पहले से ही परेशान था, तो उसने पश्चिमी देशों के मित्र राष्ट्र के रूप में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और उसने पोलैंड से जो वेस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा था वो ले लिया और उसको कहाँ पे मिला दिया, ईस्टर्न यूक्रेन में। इससे पहले यूएसएसआर ईस्टर्न यूक्रेन को यूक्रेन यूएसएसआर का नाम देकर सोवियत संघ में मिला चुका था, एक संस्थापक सदस्य के रूप में। फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो रोमानिया था, मोल्डोवा था, इन सब से भी यूक्रेन के हिस्सों को लेकर रशिया ने जो है पूरा एक जो यूक्रेन की सीमाएं थी वो स्टैब्लिश की, और जो वर्तमान यूक्रेन है उसकी सीमाओं को जो है रूस ही लेकर आया, उसने ये बनाई। इसीलिए रूस ये कहता है कि यूक्रेन हमारे द्वारा बनाया गया है, तो इसे हमसे अलग होकर नहीं देखा जा सकता। और राष्ट्रपति पुतिन का भाषण जो कि उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हिस्ट्री की एक बात की है, और वो इस तथ्य को स्टैब्लिश करते हैं उस भाषण के जरिए कि यूक्रेन और रशिया में हमेशा से कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, सोशली जो है बड़े गाढ़े संबंध रहे हैं। इसीलिए रूस से अलग यूक्रेन की तो एक कल्पना ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई वाला मामला ये चलता है। जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, तब भी यूक्रेन और रूस के संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर राष्ट्रपति जो विक्टर यानुकोविच थे उनके टाइम पे कुछ जो है विद्रोह वगैरह हुए, वहाँ से एक इतिहास देखने को मिलता है। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं सुनी है तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। अब देखिए
रशिया को हमेशा ये खतरा रहता है कि नाटो के रूप में ये जो वेस्टर्न चुनौती है हमारे सामने, ये हमारे बॉर्डर से थोड़ा दूर रहे, हमारे पास ना आए। वहीं यूरोप और अमेरिका को हमेशा ये खतरा रहता है कि रशिया यूएसएसआर वाली पुरानी ग्लोरी वापस लाने की कोशिश करेगा, तो उसकी इन्फ्लुएंस को कंटेन करने की ज़रूरत है। इन सारे डरों के बीच में जब भी दो डर आपस में टकराते हैं तो युद्ध की उपस्थिति उत्पन्न होती है। इन दो डरों के बीच में जब ये घोषणा हुई और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये चर्चा होने लगी कि यूक्रेन को नाटो का एक सदस्य देश बना दिया जाएगा, तो रूस अलर्ट हो गया। वो इस बात को कभी भी जो है हजम नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके नेशनल प्राइड का, उसकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। देखिए, नाटो का जो गठन हुआ था वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के विरोध में हुआ था। तो चाहिए तो ये था कि यूएसएसआर के विघटन के बाद नाटो भी अपने आप को समेट लेता, लेकिन नाटो ने इसका उल्टा किया। उसने क्या करना शुरू किया, यूएसएसआर से अलग होकर जो छोटे छोटे कंट्रीज बने थे उनको अपने खेमे में लाकर रशिया को इंसल्ट करने की, उसको प्रोवोक करने की कोशिश की। और इसी प्रोवोकेशन का एक पार्ट था यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की चर्चा को बढ़ावा देना। इन सारी स्थितियों के बीच में रशिया ने यह डिसाइड कर लिया कि आखिरकार वो यूक्रेन की समस्या का एक साथ समाधान अब कर रहेगा, और उसने जो है यूक्रेन पर आक्रमण किया। और यहीं से जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव दिखते हुए नजर आते हैं। हर कंट्री आज इस दुविधा के साथ खड़ी हुई है कि आखिरकार वो किस पक्ष का समर्थन करे। और ऐसे ही दुविधा फेस की थी दुनिया ने एक बार, जब शीत युद्ध में ये दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थी। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या क्या जो है इसका एक विकास का क्रम रहा था। वापस से पोलैंड पे पहुंचते हैं। देखिए, पोलैंड पर मैंने आपको बताया हिटलर ने जो है आक्रमण किया, रशिया ने आक्रमण किया, वेस्टर्न यूक्रेन उससे वापस ले लिया। और वहाँ पे जो है रूस ने धीरे धीरे कुछ ताकतों को बढ़ावा दिया, और एक जो है अमेरिका और रूस के बीच में कन्फ्रंटेशन वहाँ पर हुआ। 1944 तक आते आते पोलैंड में जो साम्यवादी सरकार थी रूस समर्थित, उसकी जो है स्थापना हो गई। जब ऐसा हो गया तो देखिए, जो बेसिकली आपके कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज थी वो अलर्ट हो गई, जो अमेरिका था वो चौकन्ना हो गया, और उन्होंने सोचा अब जो है रशिया को रोकने की स्थिति बन चुकी है। और पोलैंड पर 1944 में जो घटनाक्रम हुए, यहीं से मोटे तौर पर शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। शीत युद्ध क्या है? एक ऐसा युद्ध जो एक्चुअल भूमि पर, यानी कि एक्चुअल युद्ध के मैदान में कभी नहीं लड़ा गया, लेकिन लोगों के दिमाग में लड़ा गया। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसने ना सिर्फ दुश्मन देश पर बल्कि दुनिया के सभी देशों पर अपनी विचारधारा के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। एक ऐसा युद्ध जिसमें इतनी हेट थी एक दूसरे के लिए कि जीवन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां पर ये युद्ध ना लड़ा गया हो। आमने सामने गोलियां कभी नहीं चली, लेकिन स्पेस, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, मूवीज, कुछ भी ऐसा नहीं था जहां पर ये युद्ध ना लड़ा गया हो। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की पुरानी मूवीज देखी है तो उसमें भी हॉलीवुड ने हमेशा यही दिखाया है कि यूएसएसआर का अपना प्रोपेगेंडा कुछ चल रहा था, और जो जेम्स बॉन्ड था वो उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जासूसी करके सफल होता था। तो ये है शीत युद्ध। अब देखिए, ये सोवियत संघ बनाम यूएस था, तो यूएस तो आप जानते ही हैं। सोवियत संघ क्या था समझते हैं। इसको आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। विश्व का पहला साम्यवादी राज्य था जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। ठीक है, शीत युद्ध क्या है तो बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, उनके अलावा पूर्वी देश जो कि आश्रित थे किस पे, सोवियत संघ, इनके बीच में लड़ा गया था। दो विचारधाराएं, साम्यवाद यानी कि और पूंजीवाद, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। देखिए, सोवियत संघ का ये मानना था कि उसने साम्यवाद के रूप में दुनिया के अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया है, तो वो इस सत्य को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। वहीं अमेरिका जैसे लोग या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जो जहाँ पे बहुत सारी
कॉलोनीज जो है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रही थी, वो उन कॉलोनीज के मार्केट पर अभी भी जो है नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या था कि दुनिया में ट्रेड ओपन रहे, सामान का आना जाना ओपन रहे, एक दूसरे के मार्केट पर हमारी पकड़ रहे। तो इसके लिए उदारवाद, पूंजीवाद का समर्थन करते थे। तो इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच का ये युद्ध था। इतना आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए शीत युद्ध के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उस कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के नाम आए, जैसे मार्शल योजना बनाम कम्युनिफॉर्म, पॉट्सडम सम्मेलन, ट्रूमैन सिद्धांत, आयरन कर्टेन, नाटो संधि, वर्सावा, अंतरिक्ष में रेस हुई, हथियारों की रेस हुई और क्यूबा मिसाइल संकट आया। एक ऐसा संकट जब माना गया कि शायद दुनिया अब परमाणु संकट को झेलेगी और इसको मैड यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैडनेस आप कह सकते हैं, या फिर बेसिकली कहा गया कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी एज पर आकर दुनिया खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर फाइनली ऐसा हुआ नहीं और आज आप और मैं इसके बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। खैर समझते हैं। देखिए ये एक मैप है, जो रेड कलर पूरा है ये बेसिकली जो वर्सावा पैक्ट था उसके मेंबर्स हैं। जो यहाँ पे ये कलर ये सारे नाटो के मेंबर्स हैं। जो लाइट पिंक कलर दिखाया गया है ये यूएसएसआर की अलाइंड कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लाइट ब्लू है ये वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज हैं, ठीक है। और जो बेसिकली उससे भी ज़्यादा ये वाला जो कलर है ये कम्युनिस्ट नॉन अलाइंड जो है कंट्री है। चीन में देखिए अलग जो है एक आपका कम्युनिज्म आया था, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया इंडस्ट्री हो, मिलिटराइजेशन हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, स्पेस हो, हर जगह ये युद्ध लड़ा गया था। स्पेस में देखिए यूएसएसआर आगे था, लेकिन फिर अमेरिका द्वारा चांद पर पहली बार पहुंचकर इस रेस को जीत लिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, पोलैंड पर तो जो काम होना था वो हो गया। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए ये पोलैंड मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है, ये तो काम हो गया। अब जो बल्कान रीजन था, देखिए जो बाल्कान रीजन की सारी कंट्रीज आती हैं, इसका मैप दिया गया है। यहाँ पर यूरोपियन ताकतों ने और यूएसएसआर ने जो है दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे केवल ग्रीस को छोड़कर, जो मैप में ये दिया गया है, इसको छोड़कर बाकी सारी जो पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज थी कहीं ना कहीं साम्यवाद के प्रभाव में आ गई। तो इस चीज़ को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज में चिंता होने लगी और उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार की जिसको बोलते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या कहता था, ये कहता था कि यूएसएसआर के प्रभाव में जो देश आ चुके हैं या जिन देशों को उसने जीत लिया है उसको वहीं तक रोक दो, उतना ही कंटेन कर दो, उसको आगे मत बढ़ने दो, ठीक है। तो ये ट्रूमैन सिद्धांत आया और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वी यूरोप था, यहाँ पे ग्रीस को छोड़कर बाकी सारे कंट्रीज कहीं ना कहीं साम्यवाद के इन्फ्लुएंस में चले गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर आता है जब ये पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज में साम्यवाद, देखिए हुआ क्या था, पहले शुरुआत में यूएस के पास न्यूक्लियर पावर थी, तो कहीं ना कहीं उसके पास एज था, क्योंकि वो कंट्रीज को ये कहता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको जो है सिक्योरिटी प्रदान करूंगा। लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद ही एटॉमिक बॉम्ब का जो है परीक्षण यूएसएसआर ने भी कर लिया और अब जो पावर बैलेंस था, यानी कि आपके पास भी न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, आप भी कंट्रीज को सपोर्ट करने की बात करते हो, हम भी करते हैं, आप भी हथियार और पैसा देते हो, हम भी हथियार और पैसा देंगे। तो अब ये जो है आमने सामने की लड़ाई बन गई। जब ऐसा हो गया तो जो पूर्वी यूरोप था वो भी इसकी इन्फ्लुएंस में आने लगा। जैसे देखिए चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं ईस्टर्न ब्लॉक में यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में दिखने लगे। तो जो चर्चिल थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हुए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा यूरोप पर एक आयरन कर्टेन फैल गया, यानी कि एक लोहे का पर्दा यूरोप में आ गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर ये कर्टेन पूरा दिखाया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये कर्टेन दिखाया हुआ है। तो आयरन कर्टेन मतलब कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में यूरोप का बंटना, समझ गए। इस आयरन कर्टेन के बाद देखिए एक और चीज़ हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जर्मनी ने जब सरेंडर कर दिया तो जो मित्र राष्ट्र थे उनके बीच में ये होड़ मच गई कि कौन कितना हिस्सा कब जाएगा। तो जर्मनी 4 हिस्सों में जो है बांट दिया गया। एक यूएस के पास था, एक यूएसएसआर के पास था, एक फ्रांस के पास था, एक ब्रिटेन के पास था, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा था यहाँ पर इन्होंने अपनी समर्थन, अपने फायदे वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और ईस्टर्न जर्मन स्टेट्स में जो है यूएसएसआर ने साम्यवादी टाइप की गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया। जो इसकी राजधानी बर्लिन थी ये भी बेसिकली यूएसएसआर के कंट्रोल में ही था। फिर देखिए क्या हुआ,
कि जो ये फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम थी, इन्होंने एक संधि साइन की जिसको बोलते हैं ब्रसेल ट्रीटी। बेसिकली इसमें ये कहा गया अगर कोई भी हम पे आक्रमण करेगा तो हम सब मिलके जो है इसको कंटेन करेंगे, और कहा गया कि जर्मनी या यूरोप से कोई भी हम पे आक्रमण करे तो ये ब्रसेल संधि हम कर लेते हैं। लेकिन इसने टारगेट जो है रशिया को किया था, तो रशिया इस बात से नाराज हो गया, प्रोवोक हो गया, और ब्रसेल संधि के विरोध में जो है ये सामने क्या लेके आया, तो ये लेके आया बर्लिन की नाकाबंदी। इन्होंने क्या किया, बर्लिन को घेर लिया और यहाँ से यहाँ आने जाने पर जो है कंप्लीटली रोक लगा दी। सिचुएशन ऐसी पहुँच गई थी कि बर्लिन में हवा से जो है चीज़ों को पहुँचाना पड़ा था, चाहे वो खाने का सामान हो। देखिए बर्लिन भी क्या है ना, इसको भी ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो जो वेस्ट वाला हिस्सा था, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न ब्लॉक के उसमें रहता था, वहाँ पर चीज़ों को खाना, ऑयल, हर प्रकार की सप्लाई जो है एयर से कराने लगी। शुरू में नाकाबंदी थोड़ी सी इफेक्टिव लगी, लेकिन धीरे धीरे ये फेल हो गई, क्योंकि सामान जमीन के रास्ते ना पहुंचाकर कैसे पहुंचा दिया गया, ये जो है आपको एयर के थ्रू जो है पहुंचा दिया गया। पॉट्सडम जो है एक साइन हुआ पैक्ट, इसमें जो ये तीन वाली जो जर्मनी थी, जो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के बीच में थी, इसको मिला के ईस्टर्न जर्मनी का निर्माण कर दिया गया, और सॉरी वेस्टर्न जर्मनी का निर्माण कर दिया गया, और दूसरी जो है ईस्टर्न जर्मनी थी। और बर्लिन की दीवार जो है यहाँ पर खड़ी कर दी गई, क्योंकि आगे चल के क्या हुआ, ये देखिए दिया हुआ है, आगे चल के क्या हुआ, जो यहाँ के लोग थे वो जब साम्यवाद में अपनी डेवलपमेंट नहीं पाते थे या फिर इन पूंजीवादी देशों की चकाचौंध से प्रभावित होकर इधर जाते थे, तो यूएसएसआर ने इस चीज़ को रोकने के लिए, लोगों को अपने यहीं रोकने के लिए बर्लिन की एक दीवार बना दी। और बर्लिन की दीवार शीतकालीन युद्ध की राजनीति का प्रतीक रही है। कब तक? जब तक कि लोगों द्वारा इसे तोड़ नहीं दिया गया। और मेरे इंट्रोडक्शन से अगर आप कनेक्ट करें तो मैंने कहा था बर्लिन की दीवार टूटने के साथ ही ये लगने लगा था कि शायद दुनिया में अब शांति आ जाएगी। तो बर्लिन की दीवार का ये महत्व है वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। यहाँ बस ध्यान रखिएगा जर्मनी दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, पॉट्सडम पैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, और बाद में फिर हम पढ़ेंगे जब जर्मनी का एकीकरण होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से सर आपको क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ाते हैं। ये सारी जब चीज़ें चल रही थी तो फिर एक मॉर्समैन सिद्धांत आया। दरअसल मार्शल ने ये सोचा कि ये युद्ध से जो परेशान हुई हमारा यूरोप था, जिसको ये सपने दिखाए गए थे एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सुख आ जाएगा, जो भी गड़बड़ हो रही है वो विरोधी राष्ट्रों की तरफ से हो रही है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यूरोप तो बेसिकली युद्ध के बाद और ज़्यादा थक गया, संसाधन और ख़त्म हो गए। तो मार्शल ने क्या किया, इन लोगों को पैसे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 20 सालों में $10 बिलियन की मदद अमेरिका से इन राष्ट्रों को दी गई इनके पुनर्निर्माण के लिए। तो ये जो पैसे से मदद की गई, इसी को जो है मार्शलमैन सिद्धांत कहते हैं। इसके विरोध में जो यूएसएसआर था वो कॉमन्स फॉर्म लेके आया, एक रेडियो चैनल था जिसके द्वारा इन सारे एरिया में यूएसएसआर की नीतियों को जो है फैलाया जाता था, प्रचार प्रसार किया जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए 1949 में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली बात तो यूएसएसआर ने क्या किया, एटॉमिक बम का परीक्षण कर लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, नेटो का स्टैब्लिश हो गया। नेटो का जो आर्टिकल नंबर 5 है, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेटो बेसिकली यूएसएसआर को रोकने के उद्देश्य से साम्यवादी विचारधारा के विरोध में ही लाया गया था। ठीक है, तो 1949 में ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ग्रीस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीस को छोड़कर बाकी यूरोप साम्यवाद के फेवर में चला गया था। यहाँ पे देखिए चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट वाले लोग थे वो बेसिकली सफल हो गए, और जो नेशनलिस्ट वाले लोग थे वो ताइवान तक ही कंटेन होकर रह गए। चाइना को जो है यूएस ने मान्यता नहीं दी है ना, और थोड़ी सी इसकी नज़दीकी जो है यूएसएसआर के साथ देखी जाने लगी। हालांकि बाद में इनके संबंधों में खटास आई, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो चाइना और ताइवान वाला मुद्दा जो है सामने देखने को आया, जिसमें इसका झुकाव थोड़ा सा रशिया की तरफ था, और जो यूएस था उसने तो बहुत सालों तक चाइना को एक नेशन के रूप में मान्यता ही नहीं दी थी। उन्होंने केवल नेशनलिस्ट जो थे यहाँ पर ताइवान में, उनको ही एक राष्ट्र के रूप में जो है पहचाना था। ठीक है, इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। पहला देखिए वियतनाम में युद्ध हुआ, और वियतनाम को जो है
17th पैरेलल के रूप में बांट दिया गया, जिसके नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम आया। इसके बाद स्वेज कैनाल पे जो है देखने को मिला। आप देखेंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हर घटना, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान भारत का विभाजन हो, वियतनाम हो, क्यूबा की प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना इसी पीरियड से देखने को मिलती है। फॉरेन पॉलिसी फेल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए स्वेज कैनाल क्यों थी, इस पे कंट्रोल किसका था, तो बेसिकली फ्रांस ब्रिटेन का इस पे कंट्रोल रहता था। तो मिस्र ने एक निर्णय लिया कि भाई हम स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने इस पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अमेरिका जो है आक्रमण के खिलाफ था, क्योंकि वो जानता था चीज़ें जो है वर्स हो सकती हैं। अब रशिया के पास भी जो है न्यूक्लियर पावर वेपन्स थे, तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन की एक सिचुएशन बन सकती है। तो यूएस से जो है युद्ध के खिलाफ था, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है यहाँ पर आक्रमण कर दिया। बाद में यूएसएसआर के दबाव में और साथ में यूएस भी क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ था, इनको अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा और स्वेज कैनाल वाला मुद्दा भी जो है सॉल्व किया गया। इसके बाद देखिए वर्सोवा पैक्ट साइन हुआ, नाटो पैक्ट साइन हो गया था, तो इसके विरोध में जवाब तो देना था। यूएसएसआर ने भी इन कंट्रीज के साथ मिलकर जो रेड कलर में दिखाई गई हैं, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, ठीक है, हंगरी, बुल्गारिया, इन सबको जो है वर्सोवा पैक्ट के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। दरअसल जो क्यूबा है, ये इसकी लोकेशन है देखिए, और ये यूनाइटेड स्टेट के पास पड़ता है। यहाँ पे फिदेल कास्ट्रो की जो है गवर्नमेंट बनी। ठीक है, फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा सोवियत झुकाव रखती थी। उसके बाद जो फिदेल कास्ट्रो के विरोधी थे उनको अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको हथियार वगैरह की सप्लाई करनी शुरू कर दी, और हमला जो है बेसिकली वो उनके माध्यम से क्यूबा में करवाने लगे। गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनने लगी। तो यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी मिसाइल्स को जो है क्यूबा के अंदर डिप्लॉय कर दिया। और इसका देखिए आप देखेंगे तो ये क्यूबा है और यहाँ पे जो है मिसाइल्स का रुख पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, तो ये पूरा अमेरिका की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे लगने लग गया था जब मिसाइल्स का डिप्लॉय हो गया और एकदम आमने सामने वाली वार की सिचुएशन बन गई कि शायद अब दुनिया को परमाणु युद्ध झेलना पड़ेगा। देखिए इस टाइम पे हथियारों की इतनी होड़ हुई थी ना कि यूएस और यूएसएसआर के पास मिलाकर इतने ज़्यादा हथियार थे, इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे कि ऐसा लगता था कि जो सारी दुनिया है ना उसको एक बार नहीं कई बार ख़त्म किया जा सकता है। खैर इसके बाद जो है चीज़ें यहाँ पे ठीक हुई और कुछ शर्तें दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के लिए रखी और यहाँ से मिसाइल्स को जो है यूएसएसआर के द्वारा हटा लिया गया और एक जो युद्ध की स्थिति थी उसको जो है टाला गया। तो ये 1962 में हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी बीच में देखिए ये दोनों कंट्रीज अपना अखाड़ा बनाकर बैठी हुई थी, लेकिन कुछ और कंट्रीज थी भारत जैसी जो अभी आज़ाद हुई थी और जो अखाड़े में खेलने के लिए तैयार नहीं थी। वो तीसरी दुनिया के लोग थे, वो बेचारे अभी विकास के प्रारंभिक चरण में ही आए थे, उनको तो आज़ादी ही अभी मिली थी। तो उन्होंने कहा ना तो हम यूएस का साथ देंगे ना ही हम यूएसएसआर का साथ देंगे, हम अपना अलग एक जो है अपनी धुन में जो है मग्न रहेंगे। तो भारत ने जो है युगोस्लाविया के साथ मिलकर, यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसकी स्थापना की। और इस मैप में जो कंट्रीज भी कलर में दिखाई गई हैं, धीरे धीरे ये सारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ओर आ गई। इन्होंने कहा भाई हम आपके अखाड़े में युद्ध का एक मैदान आपकी कठपुतली नहीं बनेंगे, हमारी अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी होंगी, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, तो हम जो है नॉन अलाइंड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1965-66 के आसपास आते हुए शीत युद्ध का थोड़ा सा क्या टेंशन्स कम दिखने लगी। दरअसल क्या था, शीत युद्ध में 2 चरणों में देखा जाता है। पहला चरण जो था वो था जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्शलमैन सिद्धांत आया था, ठीक है, ट्रूमैन कॉन्सेप्ट आई थी, आयरन कर्टेन आया था, फिर एक इसमें तनाव बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद देखिए एक दूसरा एक्चुअली चरण आता है जहाँ पर जो एक्चुअली स्टालिन थे उनकी मौत हो गई थी और रशिया के प्रेसिडेंट जो बने थे वो बने थे निकिता ख्रुश्चेव, माफ़ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। उन्होंने देखिए रशिया के अंदर क्या किया, थोड़े रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया, बाहर की मीडिया की न्यूज़ भी प्रकाशित की जाने लगी, थोड़ा लिबरल जो है वो चीज़ों को लेके आए। उन्होंने ये सब करना तो शुरू इसलिए किया था कि जो विरोध है उसको दबाया जा सके, लोगों को थोड़ा सेटिस्फाई किया जा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब तक क्या है, यूएसएसआर जो इतनी जगह फैल रहा था, इतने
कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा था, उसकी मनी और यूएसए के साथ उसने जो एक तरीके से पूरा हर स्पेस में हो मिलिटराइजेशन में स्पर्धा छिड़ी हुई थी, उसमें वो धीरे धीरे पिछड़ रहा था। उसके रिसोर्सेज कम हो रहे थे, उसका मनी कम हो रहा था, साथ में जो राष्ट्रीय अधिकार वाले जो वो सारे के सारे आप कह सकते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज वगैरह होती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। देखिए एक तो होता है कि प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्रॉफिट के बेस पर काम करती है। यूएस में ये होता था, कंपनीज आपस में कंपटीशन करती थी, प्रॉफिट के लिए लड़ती थी, तो वहाँ की जीडीपी, वहाँ का सारी चीज़ें बेहतर थी। यहाँ पे सब कुछ क्योंकि सरकार के ही नियंत्रण में था और कंपनीज को फेल होने का डर ही नहीं रहता था, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी, तो यहाँ पे कंपटीशन की भावना कम थी, तो यहाँ की जीडीपी भी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही थी जैसे यूएसए की कर रही थी। तो जब आप कंट्री के रूप में ग्रोथ ही नहीं करोगे लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं होड़ में आप पिछड़ने लगोगे। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो निकिता थे वो जो है सुधार लेकर आए, लेकिन लेट हो गया था, और उन सुधारों ने चीज़ों को बेटर करने के बजाय वर्स्ट करने में योगदान दिया। क्योंकि पहले बाहर की किसी भी मीडिया की कोई भी न्यूज़ यूएसएसआर के अंदर पब्लिश करने के लिए सरकार की जो है अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसको उन्होंने परमिशन दे दिया। तो दुनिया ने पूंजीवाद के बारे में जाना, पूंजीवाद की चकाचौंध को उन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि वहाँ चीज़ें ज़्यादा बेटर है, हम यहाँ पे परेशान हैं। इससे पहले अकाल भी आया था और अकाल में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और यूएसएसआर में देखिए साम्यवादी सरकार की एक प्रॉब्लम रहती है, विरोध की आवाज़ को वो दबा देते हैं। उस चीज़ को ठीक करने के बजाय क्रांति की बात वो सिर्फ करते हैं, लेकिन विरोध के लिए वहाँ पर स्थान नहीं रहता है, तो लोगों में असंतोष बहुत था। तो देखिए जो शीत युद्ध का अगर अंत मानेंगे तो सबसे पहला तो जो है मिखाइल खाबरोचोव की जो नीतियाँ थी वही थी। इसके अलावा देखिए विघटन हो गया 1991 में, मैंने आपको बताया यूक्रेन अलग हुआ, यूक्रेन के बाद 14 और कंट्रीज अलग हो गए, रूस इस बात को आज तक भूला नहीं है। फिर सैन्यकरण थे, संसाधनों का जो है बड़ी कमी हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा ग्लासनोस्ट ओपननेस और पेरेस्ट्राइका, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए। ग्लासनोस्ट वो लेकर आए और साथ में ये लेकर आए। इसका मतलब क्या था, एक तो हम अपनी कंट्री को थोड़ा ओपन बनाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, चीज़ों का इंफॉर्मेशन का आना जाना जो है हम फ्री करेंगे। दूसरा क्या है, उन्होंने कंपनियों को थोड़ा थोड़ा सा फ्रीडम लिबरल देना शुरू किया, पूरा जो कंट्रोल रहता था हर चीज़ पर उसको कम करना शुरू किया, लेकिन चीज़ों को खराब होने में ही मदद मिली, इससे चीज़ें बेहतर नहीं हुई, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ट्रूमैन कॉन्सेप्ट समझे, मार्शल योजना समझे, ठीक है। जवाब में जो यूएसएसआर कॉमन फॉर्म नाम का रेडियो चैनल लेके आया था ये आप समझ गए, नाटो की स्थापना आप समझे, चीन ताइवान वाला जो इशू हुआ था ये आपने समझ लिया। उसके बाद देखिए इसके अलावा कोरिया में भी संकट हुआ था, और कोरिया भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रूप में जो डिवाइड है ये तब के ही बोए हुए बीज है। फिर देखिए दूसरा चरण आया, स्टालिन की मौत हो गई, निकिता खुश्चेव थे वो लिबरल्स नीतियाँ लेकर आए। स्वेज नहर जो संकट हुआ था ये आपने समझा, क्यूबा मिसाइल संकट को आपने समझा। फिर बाद में 1989 में लोगों ने क्या किया, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। और बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही जैसे पोलैंड की घटनाओं के साथ शीत युग की शुरुआत मानी जाती है, तो बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ये माना जाने लगा कि अब इस शीत युद्ध का अंत हो गया है और हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। और फिर 1991 में इसके विघटन के बाद तो इस चीज़ का मतलब ही समाप्त हो गया। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं, आज के टाइम में रिलेवेंट कैसे है, तो देखिए आज के टाइम में मैंने जो स्टार्टिंग में आपको कुछ डेवलपमेंट्स बताए थे, जिसमें बेलारूस का अपने आप को न्यूक्लियर पावर स्टेट का दर्जा देना, इसके अलावा रूस और चाइना का अलग एक फ्रंट बनाना, यूएसए का चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में एक अग्रेशन की नीति दिखाना, क्वाड जैसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ठीक है। फिलहाल जो ये वॉर की सिचुएशन बन रही है, इन सबको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सारी घटनाएं उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से इतिहास में घटित हुई थी। तो कार्ल मार्क्स की ये बात कि इतिहास में हर घटना 2 बार होती है सच प्रतीत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं, और ये जो एक नया गठजोड़ बन रहा है इसको समझने के लिए आपको पता चला है कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, कंटेंट को लाने में और चीज़ों को बहुत शॉर्ट टाइम में सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट तैयार की थी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।